हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हीरापरा कन्या प्राथमिक विद्यालय में आपनु स्वागत है। आज हम हिंदी का तास पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 6 अने इसमें हमने आगे देखा था काव्य एक जगत एक लोक। इसके बाद हमने अभ्यास और स्वाध्याय पढ़ा था। तो आज हम इतना जानिए, यानी भाषा सज्जता। भाषा सज्जता एक ऐसा विभाग है जो व्याकरण विभाग है, जो दरेक भाषा में इतना ही उपयोगी है। तो आज हम विराम चिन्ह व्याकरण विभाग है, इसलिए विद्यार्थी मित्रों ये व्याकरण आपको व्याकरण बुक में लिखना है। व्याकरण के लिए हमें एक अलग बुक बनाई गई है, जिसमें ये विराम चिन्ह व्याकरण बुक में लिखना है। अब हम समझते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह का उपयोग हमें भाषा में किसी तरह कैसे करना है। तो हम देखते हैं कि किसी भी भाषा को बोलते हुए, पढ़ते हुए, लिखते समय उसका अर्थ है वो हमें स्पष्ट करना चाहिए। वाक्य में जो भी हम बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उसमें हमें अर्थ स्पष्ट समझना है। अथवा तो स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। कभी कभी किसी भी वाक्य को हम पढ़ते हैं तो वाक्य में हमें बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि यानी कि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी वाक्य को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमें बीच में, अंत में या बीच में रुकना पड़ता है। जहां हम रुकते हैं वहां जो भी चिन्ह बनता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। नीचे दी गए विभिन्न विराम चिन्हों का हमें यहाँ अभ्यास करना है। तो सर्वप्रथम कौन सा विराम चिन्ह है? तो के पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसे इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। अगर पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य में कैसे होता है तो वो समझ ले कि इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम का उपयोग होता है। जैसे हमें यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं कि मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ ये वाक्य पूर्ण हो गया। पूर्ण होके जो निशान लगाया है उसे हमें पूर्ण विराम का निशान कहते हैं, यानी चिन्ह कहते हैं। दूसरा है सीता स्कूल नहीं गई है। तो यहाँ सीता स्कूल नहीं गई है, यहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो हमने आगे ही देखा कि जिस वाक्य को बीच में या अंत में रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वहाँ जो चिन्ह लगाते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो यहाँ हमने सीता स्कूल नहीं गई, यहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो गया, वहाँ हमने यह चिन्ह लगाया, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। तो बाल मित्रों, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? कि जिसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा विराम चिन्ह देखते हैं। दूसरा विराम चिन्ह है, क्या है? अल्प विराम यानी कोमा। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? कोमा। ये सब विराम चिन्ह आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, इसलिए मैं जब यहाँ पढ़ाती हूँ अवश्य अपना पाठ्य पुस्तक अपने पास खुला रखिए, जैसे कि मैं यहाँ जो भी पढ़ाऊँ उसका आपको ख्याल रहे। ये सब विराम चिन्ह आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको विगतवार समझाती हूँ। जैसे मैं यहाँ समझाती हूँ उसके बाद इसको लिखना शुरू करना। तो दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का उपयोग कहाँ होता है? वाक्य में, पढ़ते समय, लिखते समय। तो हम सब आगे पढ़ते हैं अल्प विराम कोमा, जिसका चिन्ह है यहाँ हमें दिया गया है। तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जब भी हम वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ हम थोड़ा रुकते हैं।
कोई भी दो शब्द के बीच में रुकते हैं, यहाँ 2-3 शब्द के बीच में रुकते हैं, वाक्य के बीच में 2 वाक्य होते हैं तो एक वाक्य पूरा करके बीच में हम अल्प विराम करते हैं और बाद में दूसरा वाक्य शुरू करते हैं, तो ये रुकने का जो संकेत देता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि राम और सीता और मोहन घर गए, राम उसके बाद सीता और मोहन 3 नाम आता है, तो हमें राम के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है। जो रुकते हैं वहाँ कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम का। उसके बाद सीता और मोहन घर गए, तो ऐसे हमें अल्प विराम का उपयोग सीखना है। उसके बाद है रोको मत, थोड़ा ठहरो, जाने दो। 2 वाक्य है, रोको मत, जाने दो, इसे सड़ंग नहीं लिखते, रोको मत, उसके बाद अल्प विराम आता है, उसके बाद जाने दो, वाक्य पूर्ण, इसे कहते हैं अल्प विराम। उसके बाद है प्रश्नार्थ चिन्ह, मार्क ऑफ इंटरेक्शन, એટલે કે પ્રશ્નાર્થ चिन्हનો उपयोग કઈ કરીએ છીએ આપણે? तो के किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने का हेतु है, तो इस हेतु में उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। कैसे? ऐसे, इसे क्या कहते हैं? प्रश्नार्थ चिन्ह। किसी भी व्यक्ति એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની આપણે જાણકારી પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પણ સામેવાળી વ્યક્તિને આપણે પ્રશ્ન પૂછતા હોય, કોઈ પણ જાણકારી મેળવતા હોય ત્યારે આપણે પ્રશ્ન વાક્ય કરીએ છીએ, પ્રશ્નાર્થ चिन्ह પૂછીએ છીએ। જેમ કે क्या तुम विद्यालय गए थे? સામેવાળી વ્યક્તિ પાસેથી આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એટલે શું આવશે છેલ્લે વાક્યની અંતે? પ્રશ્નાર્થ चिन्ह। तुम क्या करते हो? सामने वाली व्यक्ति क्या करते हैं ये जानने के लिए हम उसे प्रश्न पूछते हैं, तो जो प्रश्न पूछते हैं वो वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगाते हैं, जिसे प्रश्नार्थ चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है विषयादि बोधक चिन्ह, એટલે કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, જેને હિન્દી ગુજરાતીમાં કહે છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન। તો આ ઉદ્ગાર ચિહ્ન કઈ આવે? तो के आश्चर्य, घृणा, सुख અને दुख यादी भावों को प्रकट करने के लिए, એટલે કે વાક્યમાં આપણે કંઈક આશ્ચર્યનો ભાવ દર્શાવીએ, કંઈક ઘૃણા એટલે કે ગુસ્સાનો ભાવ દર્શાવીએ, સુખનો, દુઃખનો ભાવ દર્શાવીએ, આ ભાવ જ્યારે વાક્યની અંદર દર્શાવવામાં આવે ત્યારે આ વિસ્મયાદિક બોધક ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે। જેમ કે આપણે વાક્ય જોઈએ, જૈસે, અરે, બાપરે, વાહ, શાબાશ, આહા, આવા શબ્દનો ઉપયોગ પણ સરસ ભાવ પ્રગટ કરતો હોય। કેવો ભાવ, કેવા શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો આવા ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય, તો કે એકદમ ગુસ્સો આવ્યો હોય, જैसे કે અરે, બાપરે, વાહ, શાબાશ અને આહા। જ્યારે આવા શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હોય ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે આવા ઉદ્ગાર ચિહ્ન એટલે કે વિસ્મયાદિ બોધક ચિહ્નનો उपयोग થાય છે। આપણે વાક્ય જોઈએ કે વાહ, આપને તો કમાલ કરી દી, તો આ વાહ શબ્દ છે એ સામેવાળા વ્યક્તિને પ્રોત્સાહિતતા વધારે છે, એટલે કે સરસ મજાનો વાહ એવો વાક્યથી શરૂઆત કરે છે, એટલે વાહ પછી ઉદ્ગાર ચિહ્નો આવશે અને ત્યાર પછી આપને તો कमाल कर दी। इसके बाद है अरे क्या हो गया? अरे ए आश्चर्यचकित वाक्य थी शुरुआत थाय छे। अरे ए क्या हो गया? तो अरे के बाद क्या आएगा? विस्मयादिक बोधक चिन्ह और वाक्य पूर्ण करेंगे। तो ये था विस्मयादिक बोधक चिन्ह। उसके बाद है योजक। योजक એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે શીખતા હોઈએ છીએ કે બે વાક્યને જોડવા માટે, બે શબ્દને જોડવા માટે વચ્ચે જે ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે તેને યોજક કહે છે। તો અહીંયા આપણે હિન્દીમાં શીખવાનું છે કે योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए, सामासिक शब्द यानी सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, આવા શબ્દને જોડવા માટે જે ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે એને યોજક કહે છે। કેવા શબ્દો? દાખલા તરીકે સુખ दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, खाना पीना जैसे शब्द होते हैं, रात दिन, वैसे वैसे शब्दों के बीच में ये योजक नाम का चिन्ह
लगाया जाता है। यहाँ हमें दो वाक्य दिए गए हैं कि सबके जीवन में सुख दुख, दोनों शब्द સાથે જ વચાશે, પણ લખાશે ત્યારે યોજક ચિહ્ન વચ્ચે મૂકવામાં આવશે। સુખ दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूंजी है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि यहाँ हमने ऐसे ही लिख दिया कि माता पिता, योजक का कोई भी उपयोग नहीं किया है, तो ये मान्य नहीं रहता है, क्योंकि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी माध्यम में ये व्याकरण बहुत ही जरूरी है। ये माता, ये पिता, ये दोनों शब्द के जब लिखते हैं तो बीच में ये योजक शब्द लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है निर्देशक यानी डेस्क। निर्देशक का चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों, એટલે કે मोहन ने अपने मित्रों को कहा राकेश आकाश अविनाश से रुपये मांगे। કોઈ પણ બાબતને આપણે સચોટ રીતે પાછી વ્યક્ત કરવી છે, બોલવી છે, સ્પષ્ટ કરવી છે, ત્યારે શેનો ઉપયોગ થાય છે તો કે નિર્દેશકનો। ઘણી વખત આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જોતા હોઈએ છીએ કે એક બોલેલું હોય વાક્ય, પછી આવી ડેક્સનું ચિહ્ન કરેલું હોય છે, ત્યાર પછી વાક્યની પાછી શરૂઆત થાય છે। જેમ કે बे આપણે वाक्य જોઈએ, ग्राहक उसके बाद डेक्स, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। इसका मतलब ऐसे होता है कि ग्राहक ने कहा इस पुस्तक का क्या मूल्य है। ग्राहक दुकान पर जाके पुस्तक का मूल्य यानी उसका भाव पूछता है, तो ग्राहक ने कहा। थोड़ी देर बाद ठहरते हैं यानी डेक्स करते हैं और फिर वाक्य की शुरुआत करते हैं। उसके बाद है दूसरा वाक्य, दुकानदार ने कहा। हम ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि निर्देशक का देश का अर्थ होता है। यह 25 रुपए की है। दुकानदार क्या कहता है कि यह 25 रुपए की है। तो ऐसे निर्देशक योजक का निर्देशक चिन्ह का उपयोग होता है। निर्देशक चिन्ह का उपयोग हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम पाठ, कोई भी पाठ समझने की शुरुआत करते हैं, उसमें 2-3 पात्र होते हैं, तो ये 2-3 पात्र जब बोलते हैं तब बोलने के बाद उसका पहले उसका नाम और उसके बाद डेक्स, फिर उसका वाक्य शुरुआत होता है। तो ये डेक्स यानी निर्देशक चिन्ह का उपयोग। उसके बाद कोष्टक यानी ब्रैकेट, जो हमें यहाँ चिन्ह दिया गया है जैसे ऐसे। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। कोई पण शब्द होय एनो अर्थ ने આપણે સચોટ રીતે સ્પષ્ટ કરવા માટે, એટલે કે એક શબ્દ હોય એનો બીજો પણ અર્થ આવતો હોય તો એ બીજો અર્થ દર્શાવવા માટે આપણે એ શબ્દના અર્થને આપણે શેમાં મૂકીએ છીએ? કોષ્ટકમાં। જેમ કે આપણે જોઈએ અધ્યયન, अध्ययन એટલે પણ ભણવું, અને પઠના, तो आ अध्ययन बीजो शब्द, दूसरा शब्द है पठना। हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन शब्द का अर्थ हमने स्पष्ट किया है। क्या? उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? पठना। अध्ययन यानी पठना। तो इसका शब्द का अर्थ हमने सचोट रीते स्पष्ट किया। उसके बाद विरुद्धार्थी, उसका दूसरा अर्थ એટલે કે विरुद्धार्थी का स्पष्ट अर्थ क्या होता है? तो कि विलोम शब्द लिखिए। तो एक ही शब्द का अर्थ दूसरी बार स्पष्ट करने के लिए हमें कोष्टक का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हम लिखे कि बिजली का अब उपयोग बहुत ही बढ़ गया है, तो बिजली और काउंस में हम लिख सकते हैं विद्युत। बिजली और विद्युत दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन बिजली का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें विद्युत का शब्द का उपयोग लिया है। तो विद्युत शब्द हम के कोष्टक में लिखेंगे। उसके बाद है अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। अवतरण चिन्ह બે પ્રકારના હોય છે, એકહરા અને દુહરા। એટલે કે એક અવતરણ ચિહ્ન અને ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં
कहीए छीए। तो पहला આપણે एक हरा એટલે કે एक अवतरण चिन्ह विषे जानकारी मेळवीए। एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे कि कोई पण किसी भी कवि का नाम उपनाम होता है तो इसे हम किस में लगते हैं? ब्रैकेट में, यानी अवतरण चिन्ह में एक हरा में लिखते हैं। પછી रचना या पुस्तक का शीर्षक, कोई पण पुस्तकનું नाम अथवा रचना जेने करी होय तेनुं नाम આપણે શેમાં લખીએ છીએ? तो के एक हरामा। जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। समझदार नन्ही શું છે? तो के પાઠનું નામ છે। પુસ્તકની અંદર પાઠ જે આવે છે તેનું નામ છે। એટલે સમજદાર નન્હી ને આપણે બ્રેકેટમાં એટલે કે એક હરામાં લખ્યું અને પછી વાક્યની શરૂઆત કરી। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? निराला है। तो ये इस लेखक का नाम उपनाम है। हमने ऊपर ही पढ़ा कि उपनाम रचना या पुस्तक का जो भी नाम होता है उसे हम एक हरा में लिखते हैं। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? निराला। तो इस निराले शब्द को हमने एक हरा में लिखा है। ऐसे ही दोहरा, दोहरा यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरे એટલે કે બીજા ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા જેને કહેવાય એનો ઉપયોગ કરાય છે। જેમ કે કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિ હોય, કોઈ એવો લેખક હોય જેને સ્પષ્ટ વાત રજૂ કરી હોય જે આપણે જીવનની અંદર ઉપયોગમાં લઈ શકી, તો આવી વાતને આપણે સરસ રીતે मूल रूप में समझवा माटे आपणे आ चिन्हनो उपयोग करीए छीए जेने हिंदी में कहेवाय छे दोहरा। तो वाक्य जोइए। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि, क्या कहा है? कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो ये महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी जिसने ये बात कही चुकी है। तो ये बात को हमें फिर से अपने जीवन में रजू करने के लिए अथवा अपने जीवन में वापस याद करने के लिए अथवा लिखने के लिए हमें इस वाक्य को, महात्मा गांधी जी ने कौन सी बात की है? तो कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। ये बात को हम डबल इन्वर्टेड कोमा यानी दोहरा में लिखेंगे। जैसे शास्त्री जी का नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान। तो ये भी एक मूल रूप में है। किसी व्यक्ति ने, कोई पण व्यक्ति, किसी व्यक्ति यानी कोई पण व्यक्ति जे कथन करेलू होय એટલે કે જે કોઈ પણ વાક્ય બોલેલું હોય એ વાક્યને પાછું મૂળ રૂપની અંદર આપણી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે આપણે ઇન્વર્ટેડ કોમાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો આ હતું भाषा सज्जता यानी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कुल 8 प्रकार के हमने यहाँ सीखे। अब प्रश्न नंबर 8 के अंदर वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। हमें यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं। जो विराम चिन्ह अभी हमने पढ़े उसमें कौन सा विराम चिन्ह इस वाक्य में आएगा उसका आपको ध्यान रखकर लिखना है। वाक्य एक एक पढ़ते जाएंगे और आपको ये लिखना है कि इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह का उपयोग आएगा। तो उसके बाद है योग्यता विस्तार जिसमें चित्र में मनगमते रंग पूरने हैं और प्रकृति के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। अब अगले लेक्चर में हम पाठ तीसरा इकाई तीसरी समझदार नन्ही पढ़ेंगे। थैंक यू।